नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ लेखक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी पहचान, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राम प्रकाश पटेल वैसे तो आज की स्थिति में बहुत धनाढ्य लोगों में नहीं थे, पर विकासपुर जैसे कस्बे में उनकी लाखों की जायदाद, उससे आमदनी, अच्छा खासा पेपर का व्यापार, इन सब ने मिलकर उनको यहाँ बम्बई के मिल मालिक जैसी हैसियत प्रदान की हुई थी। अपनी नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या के अनुसार प्रातः भ्रमण के बाद, स्नान कर राधा कृष्ण की पूजा के बाद ठीक 8 बजे ड्राइंग रूम में अखबार पढ़ने बैठ गए। अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी नज़र आधुनिकता के कारण टूटते परिवारों से संबंधित एक लेख पर पड़ी, जिसे पढ़कर वो चिंता में डूब गए। बात ही कुछ ऐसी थी। वो स्वयं तो केवल हाई स्कूल पास थे, परंतु शिक्षा के बढ़ते हुए महत्व को देखकर उन्होंने अपने बेटे रतन प्रकाश को पोस्ट ग्रेजुएट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। रतन प्रकाश भी पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था, परंतु पिछले कुछ दिनों से रतन लेट आने लगा था और उड़ते उड़ते उनके कानों तक ये खबर भी पहुंची थी कि रतन लड़कियों के साथ भी घूमने लगा है। अभी वो विचारों में उलझे ही हुए थे कि पत्नी सुनीता के आने से उनका ध्यान भंग हुआ, तो मौका अच्छा देखकर पत्नी को अपनी चिंता बता दी। संयोग की बात थी कि सुनीता भी रतन की शादी के बारे में ही बात करने आई थी। उसे सूचना मिली थी कि उसके भाई की ससुराल में किसी रिश्तेदार की रेणु नाम की सुंदर और सुशील कन्या है, जो इस समय बीए में पढ़ रही है। दोनों ने सलाह की कि रेणुका को चुपचाप भाई के घर पर ही बुलाकर देख लिया जाए। तय हुआ कि 10 दिन बाद सुनीता रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जाएगी और उसी अवसर पर रतन भी अपनी ममेरी बहन सुधा से राखी बंधवा लेगा। साथ में रेणु को देखने का काम भी हो जाएगा। रक्षाबंधन के दिन मौसम के अनुसार ही बादल छाए हुए थे, परंतु वर्षा की संभावना कम ही थी। हल्की हल्की हवा ने इस पावन अवसर को बहुत सुहाना बना दिया था। 1 घंटे की यात्रा के बाद जब सब लोग सुनीता के भाई महेश के यहाँ पहुँचे तो वातावरण पूरी तरह त्यौहार वाला हो गया। 1 घंटे में रक्षाबंधन की रस्में निपटा कर सभी लोग खाने के लिए बैठ गए। रेणु भी शर्माती हुई आई तो महेश ने उसका परिचय चचेरी साली की बड़ी बेटी के रूप में करवाया। गोरा रंग, हाइट 5 फीट 4 इंच, संतुलित शरीर, काले किनारे की पीली साड़ी और काले ब्लाउज में रेणुका इस समय बहुत सुंदर दिख रही थी। पहली ही नज़र में लड़की सबको भा गई। रतन का ध्यान तो खाने में कम, रेणु में ज़्यादा था। माँ की आंखों से छुपा नहीं रहा, पर प्रसन्न थी कि चलो लड़की तो पसंद आई। सुनीता ने नीरसता भंग करने के लिए कहा, बेटी हमारा घर बहुत दूर नहीं है, कभी आओ। ये सुनकर रेणु बोली, आंटी आपकी प्रशंसा तो बहुत सुनी है, अब आपने निमंत्रण दे दिया है तो बहुत जल्द आपके यहाँ ही नज़र आऊँगी। घर वापस आकर राम प्रकाश और सुनीता 2 दिन तो चुप रहे। फिर तीसरे दिन रतन से उसके और रेणु के रिश्ते के लिए बात की। रतन तो पहले ही मन बनाए बैठा था, इसलिए तुरंत हाँ कर दी। 1 सप्ताह बाद रेणु के माता पिता ने भी आकर रतन को देख लिया और तिलक लगाकर रिश्ता भी पक्का कर दिया। दहेज को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, सब कुछ रेणु के माता पिता पर छोड़ दिया गया। तय हुआ कि होली होते ही दोनों की शादी कर दी जाएगी। रेणु 1 हफ्ते रहकर फाइनल परीक्षा देने के लिए वापस चली जाएगी। रतन भी एमए की परीक्षा दे देगा। इसके बाद दोनों का वैवाहिक जीवन सुचारू रूप से प्रारंभ होगा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, सभी प्रसन्न थे इस शादी से। शादी की दूसरी रात जब रेणुका और रतन एकांत में मिले तो रतन ने कहा, अभी तुम्हें मैके जाने में 5-6 दिन हैं, चलो कहीं आसपास घूम आते हैं। इस पर रेणुका ने समझाया, इससे हमें पढ़ाई में दिक्कत होगी, पढ़ते वक्त मधुर क्षणों की यादें बीच में बाधा डालेंगी, अतः थोड़ा सब्र करो, परीक्षाएं समाप्त होने के बाद किसी पहाड़ पर फुर्सत से जाएंगे। रतन को रेणुका की बात अच्छी लगी और वो मान गया। परीक्षा आई, दोनों ने सभी पेपर अच्छी तरह दिए। आकर फिर हनीमून के लिए पहाड़ों पर चले गए। हनीमून से वापस आने के बाद दोनों का परीक्षा परिणाम आ गया। दोनों प्रथम श्रेणी में पास हुए तो घर का वातावरण प्रसन्नता से भर गया। रेणु और रतन को तो जीवन स्वर्ग सा लगने लगा। यूं ही हंसी खुशी में लगभग 5 साल निकल गए। रेणु अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और शरीर भी थोड़ा भारी हो गया था। उधर रतन अपने पिता के कामों में अच्छी तरह मन लगाने लगा था, मगर अचानक उसमें बदलाव आना शुरू हो गया।
2 नए दोस्त बनने के बाद उसका दोस्तों में उठना बैठना बढ़ गया। कभी कभी शराब भी पीने लगा। रेणु और माता पिता ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, सोचा कि दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत चलता है, परंतु रतन के कदम फिसले तो फिसलते ही चले गए। हाल ये हो गया कि अब वो नियमित रूप से शराब पीने लगा। बात दिवाली से 1 सप्ताह पहले की थी। रतन रात को 12 बजे घर पहुंचा तो नशे में धुत था और बड़बड़ा रहा था, साले खेल में बेईमानी करते हैं, एक एक को देख लूँगा। रेणु समझ गई कि रतन ने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया है। रतन तो सो गया, मगर उस रात रेणु नहीं सो सकी। उसे लगा कि पानी सर के ऊपर से जाने लगा है। सुबह हुई तो रेणु चाय लेकर रतन के पास गई और चाय पीने के बाद रात की बात छिड़ी। रेणु ने पहले तो नरम भाषा में समझाया, परंतु जब रतन बहस करने लगा तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं कोई ढोल गंवार नहीं हूँ। यदि सम्मानपूर्वक मेरे साथ नहीं रह सकते तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती। इतना सुनते ही रतन विफर गया और बोला, अगर जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर एक बात समझ लो, ये हिंदुस्तान है, जाकर भी तुम्हें यहीं वापस आना पड़ेगा। यहाँ एक औरत की पहचान उसके पति से ही होती है। सुनते ही रेणु बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो स्वर्ग में थी और एकदम से धरती पर आ गिरी है। उसे रतन से ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। 2 मिनट वो स्तब्ध खड़ी रही, फिर एक बार रतन को देखा और बाहर आ गई। इससे रेणु का मन इतना खिन्न हो गया था कि उसने नाश्ता भी नहीं किया। सास ने पूछा तो सर भारी होने की बात कहकर वो शयन कक्ष में आकर लेट गई। लेट तो गई, पर आंखों में नींद कहाँ। सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अगर वो रतन का घर छोड़ जाती है तो दोनों ही तरफ के माता पिता को कष्ट होगा, बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। अंत में उसे ही लोगों के दबाव में आकर समझौता करना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि घर छोड़े बिना ही सम्मान वापस मिल सके। सोचते सोचते अचानक उसे याद आया कि यहाँ पर दीनदयाल प्राथमिक विद्यालय रतन के दादा के नाम पर ही है और रतन के पिता ही उसमें सबसे बड़े धनदाता और मुख्य ट्रस्टी भी हैं। ये बात ध्यान में आते ही उसकी आंखों के सामने से बादल छंट गए और अब रेणु को एक लंबा रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा था। मन में एक संकल्प लेकर वो अपनी सास सुनीता के कमरे की ओर चल दी। रेणु अपनी सास के कमरे में पहुंची तो वो लेटी हुई एक पत्रिका पढ़ रही थी। रेणु चुपचाप उनके पैरों के पास जाकर बैठ गई। सास ने रेणु को चुपचाप बैठते हुए देख लिया और ये भी कि रेणु के चेहरे पर रोज वाली चंचलता नहीं थी। उन्हें ख्याल आया कि आज रेणु ने नाश्ता भी नहीं किया था। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने रेणु को अपने पास बैठाकर उसके सर पर हाथ फेर कर पूछा, रेणु क्या बात है, क्या रतन से कुछ कहा सुनी हो गई? मुझे सच बताना, कुछ भी छुपाना नहीं। सास का स्नेह पाकर रेणु की आंखों में आंसू आ गए। कुछ संभल कर आंखें पोंछी, फिर धीरे धीरे शांत स्वर में पूरी बात विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सुनीता देवी बोली, रतन में बदलाव तो मैं भी देख रही हूँ, पर जो हुआ इसकी आशा मुझे नहीं थी। रतन को तो मैं समझाऊंगी, परंतु उससे पहले बहू तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। सास का प्रोत्साहन पाकर रेणु ने अपनी योजना उनको बताई। सुनीता देवी को प्रस्ताव इतना अच्छा लगा कि उन्होंने न केवल तुरंत हाँ कह दी, बल्कि आशीर्वाद भी दे डाला। 1 हफ्ते में ही स्कूल में उप प्रधानाचार्य का पद बनाकर रेणु की नियुक्ति कर दी गई। यह संयोग ही था कि आज रेणु पहली बार स्कूल जा रही थी और आज ही उसका जन्मदिन भी था। रेणुका को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि आज उसका नया जन्म है। उसके कदम मजबूत इरादों के साथ स्कूल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। घर की कार उसने जानबूझकर नहीं ली। वो नए जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ जीना चाहती थी। उसके दिमाग में एक योजना थी, एक स्वप्न था और एक संकल्प था जिसे पूरा करना था। यही सोचते सोचते जब वो स्कूल पहुंची तो प्रधानाचार्य ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। अध्यापकों में से कुछ के चेहरे पर शंकाएं थीं, कुछ भावहीन थे, पर कुल मिलाकर माहौल स्वागतमय था। उप प्रधानाचार्य के रूप में 1 वर्ष से अधिक कार्य करने का जो मौका मिला, उसमें रेणु बहुत व्यस्त रही। समय से स्कूल जाना और स्कूल में होने वाली हर गतिविधि, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे आर्थिक या प्रशासनिक, सबका पूरी तरह गहराई से अध्ययन किया। कभी कभी तो दोपहर का भोजन भी करना भूल जाती थी।
1 वर्ष में उसका वजन 5 किलो कम हो गया और अब वो वैसी ही दिखने लगी थी जैसे शादी से पहले दिखती थी। यही नहीं, इसी 1 वर्ष में उसने स्कूल में विभिन्न समस्याओं तथा उसे आगे क्या करना चाहिए इसकी एक फाइल बना ली। प्रधानाचार्य के रिटायर होते ही नवरात्रि के दिन उसने प्रधानाचार्य का पद ग्रहण कर लिया। उसकी नज़र में स्कूल में सबसे बड़ी समस्या छात्रों में अनुशासन तथा अध्यापकों में जोश की कमी थी। छात्रों में अमीरी गरीबी की भावना भी अलगाव पैदा कर रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए रेणु ने न केवल छात्रों बल्कि अध्यापकों के लिए भी एक ड्रेस निश्चित कर दी। पूरे स्टाफ में जोश लाने के लिए रेणु ने जल्दी जल्दी कक्षाओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। समस्या दिखने पर अध्यापकों से विमर्श करके ही उस पर आदेश जारी किए। पदभार ग्रहण करने के दूसरे ही दिन रेणु ने वेतन के रूप में केवल 1 रुपये लेने की घोषणा कर दी। नतीजा ये हुआ कि अगले सत्र से ही स्कूल बदला बदला लगने लगा। छात्रों और अध्यापकों में एक जोश था। सभी अपने को एक परिवार का सदस्य सा महसूस करने लगे थे। अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए रेणु को बहुत से धन की आवश्यकता थी। सरकारी मदद तो नाम मात्र की थी और उसमें रेणु का विश्वास भी नहीं था। इसके लिए उसने अपनी योजना अनुसार 15 अगस्त के अवसर पर कस्बे के सभी सम्मानित धनाढ्य घरों की महिलाओं को न्योता भेजा और व्यक्तिगत रूप से जाकर आने की प्रार्थना की। 15 अगस्त के दिन रेणु को आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि सभी घरों से कम एक स्त्री अवश्य आई थी। इनमें कुछ तो वो भी थीं जो कभी इस विद्यालय की छात्र रह चुकी थीं। रेणु ने उनका दिल जीतने के लिए उनके बैठने का सुंदर और आरामदायक प्रबंध किया और उनको बच्चों द्वारा तैयार किया गया नाश्ता करवाया। पूरे स्कूल में सभी को आराम से घुमाया और स्कूल की गतिविधियों तथा छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटक, खेलकूद तथा कविताओं से मनोरंजन भी किया। यही नहीं, मेहमानों में से ही कुछ स्त्रियों को निर्णायक बनाकर छात्रों को उनके हाथों से पुरस्कार भी दिलवाए। शाम की चाय के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी और सभी मेहमानों के साथ एक सभा में अपनी योजना विस्तार से रखी। आदरणीय मेहमान बहनों, माताओं और अध्यापक साथियों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे निमंत्रण का मान रखते हुए आप सभी घरों से यहाँ आईं और मेरा हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि ये विद्यालय सेठ दीनदयाल ने यहाँ आकर तब खोला था जब विकासपुर एक गांव जैसा था, जिससे पता चलता है कि सेठ दीनदयाल न केवल दूरदर्शी थे बल्कि शिक्षा के महत्व को भी अच्छी तरह समझते थे। पहले ये विद्यालय केवल बालकों के लिए था, पर सेठ दीनदयाल के जीवन काल में ही यहाँ बालिकाओं की शिक्षा भी प्रारंभ हो गई थी। परंतु अफसोस की बात है कि उनके जाने के बाद कुछ विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। विकासपुर में जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं और इसके लिए अधिक शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निम्न योजनाएं बनाई हैं। पहली, वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं कि बच्चों के बस्ते के बोझ को कम किया जाना चाहिए, पर यह कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसको तथा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष से बच्चे के दाखिले की उम्र कम से कम 4 साल रहेगी। LKG समाप्त कर दिया जाएगा। UKG में प्रथम वर्ष में बच्चे केवल 3 घंटे के लिए स्कूल आएंगे। उनको खेल कूद के साथ केवल वर्णमाला और गिनतियाँ सिखाएंगे। दूसरी, 1ली से 5वीं कक्षा के छात्र 4 घंटे के लिए स्कूल आएंगे और उनको केवल भाषा और गणित के साथ आसपास का सामान्य ज्ञान भी दिया जाएगा, पर अधिक जोर भाषा और गणित पर अधिकार करवाने पर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी नींव मजबूत हो। इसके बाद की कक्षाओं के छात्र 5 घंटे स्कूल में रहेंगे। कक्षा 8 तक इतिहास, भूगोल आदि विषय भी पढ़ाए जाएंगे, पर जोर इसी बात पर रहेगा कि उनकी भाषा और गणित इतने मजबूत हो जाएं कि उनको आगे किसी पुस्तक को पढ़ने या समझने में भाषा की ओर से अड़चन न आए। गणित पर ध्यान इसलिए दिया जाएगा ताकि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो और बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो, ताकि उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता अच्छी हो सके। तीसरी, ये विद्यालय अभी 8वीं कक्षा तक है। हम इसमें हर साल एक कक्षा जोड़कर इसे डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं, जहाँ शहर के कॉलेजों की तरह अच्छी शिक्षा दी जा सके। परंतु एक अंतर होगा कि हाई स्कूल और इंटर में लड़के लड़कियों की कक्षाएं अलग अलग होंगी।
डिग्री से वो फिर एक साथ पढ़ सकेंगे। चौथी, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सत्य ये है कि अधिकतर लड़कियां हाई स्कूल या इंटर के बाद पढ़ाई बंद कर देती हैं क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती है। चूँकि इस समस्या को तो हम हल कर नहीं सकते, इसलिए ये चाहेंगे कि उनको ऐसी कुछ शिक्षा दी जाए जो उनके पारिवारिक जीवन में काम आ सके। इसके लिए हम केवल लड़कियों के लिए कुछ विशेष कक्षाएं लगाकर उनको निम्न विषयों की जानकारी देंगे: नारी शरीर और उसकी रचना, यौवन और मातृत्व, पुरुष का स्त्री के प्रति मनोविज्ञान, कम खर्च में पौष्टिक रसोई तथा गृह उद्योग, घर में स्वच्छता और आम बीमारियां तथा उनका प्रारंभिक उपचार, शिशु की देखभाल और आवश्यकताएं, बाजार से खरीदारी की बारीकियां। मुझे आशा और विश्वास है कि इससे उन लड़कियों के जीवन में बहुत सुधार आएगा जो डिग्री से पहले अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, जो गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से आती हैं। जो लड़कियां आगे पढ़ती हैं या फिर धनी परिवारों से आती हैं, उनका भी इससे आगे का मार्गदर्शन होगा। गरीब बच्चों की मदद के लिए प्रस्ताव है कि बहुत गरीब बच्चों की पूरी फीस माफ़ होगी और कम गरीब बच्चों की आधी फीस माफ़ होगी। सौभाग्य से हमारे पास ज़मीन बहुत है, इसलिए विस्तार के लिए ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर बाकी कामों के लिए हमें काफ़ी धन की आवश्यकता होगी और हर साल होगी। इसी प्रयोजन से आज आप सबको यहाँ एकत्र किया है। आप सभी किसी न किसी रूप में दान करते रहें, पर शिक्षा का दान श्रेष्ठतम है, इसलिए आगे आकर इस काम में हाथ बटाएं। दान और उसके खर्च का हिसाब हर 6 महीने में आपके पास पहुँच जाएगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। रेणुका का वक्तव्य समाप्त होते ही सभा तालियों से गूंज उठी। सभी ने दिल खोलकर दान दिया। अंत में हिसाब लगाया गया तो 6 लाख रुपए का हिसाब बैठा, जिसमें 50,000 रुपये उसकी सास ने दिए थे। इसी तरह बच्चों के अभिभावकों के दान से लगभग 1 लाख रुपए आ गए। रेणुका ने बिना समय गंवाए अपने सभी अध्यापकों और अन्य स्टाफ की मदद लेकर काम फौरन चालू करवा दिया। खर्चे का हिसाब रेणु ने जानबूझकर एक वरिष्ठ सहयोगी के पास रखा, जिससे कोई विवाद नहीं हुआ। देखते देखते लाला दीनदयाल विद्यालय 5 वर्ष में लाला दीनदयाल डिग्री कॉलेज बन गया और उसकी ख्याति पूरे प्रदेश में फैलने लगी, जिससे बाहर के भी छात्र आकर पढ़ने लगे। लोग पैसे देकर भी दाखिला लेने को तैयार थे, पर रेणु ने नियम और प्रक्रिया ऐसी बना दी कि किसी के लिए कोई धांधली करना असंभव हो गया। हर दाखिला दूसरे छात्रों के सामने ही होता था। धन की आवश्यकता के लिए साल में एक बार गुरु दक्षिणा का प्रावधान रखा गया, जो बहुत सफल रहा। समय की गति तो ऋषि मुनि भी नहीं कम कर सके, फिर रेणुका तो एक साधारण मानव थी। देखते देखते जीवन के 30 वर्ष बीत गए। रेणु के रिटायर होने का समय पास में ही था। अब वो थोड़ा थकी हुई भी नजर आने लगी थी, पर इससे पहले कि वो अवकाश ग्रहण करती, भारत सरकार ने उसको पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला किया। आखिर वो क्षण भी आ गया जब राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में गणमान्य व्यक्तियों के बीच उसका नाम पुकारा गया और तालियों के बीच उसने सम्मान राष्ट्रपति महोदय के हाथ से ग्रहण किया। कमी थी तो एक ही कि रेणु की नज़रें जिसको वहाँ देखना चाहती थीं, वो पति रतन प्रकाश वहाँ नहीं था। 2 दिन दिल्ली रहकर रेणुका जब वापस विकासपुर आई तो लॉयंस क्लब ने उसके सम्मान में एक सभा रखी हुई थी। रेणु जैसे ही सभा के हॉल में प्रविष्ट हुई, उसने अपने पति प्रकाश को वहाँ बैठा देखा और आयोजकों के कान में कुछ कहा। समारोह शुरू हुआ तो नगर के गणमान्य व्यक्तियों को रेणुका के साथ बैठने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा था। तभी माइक पर खड़े व्यक्ति ने घोषणा की, मैं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी और श्रीमती रेणुका देवी के पति श्री रतन प्रकाश से अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर आएं। मंच पर बैठे रतन प्रकाश सोच रहे थे कि आखिर रेणुका ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री की पहचान केवल उसका पति नहीं होता। यदि स्त्री ठान ले तो वो भी पति की पहचान बन सकती है। तभी रेणुका की आवाज़ सुनाई दी, मंचासीन अति सम्मानित अतिथियों तथा सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं और अग्रजों, मुझे 30 वर्षों की सेवा में जो भी सफलता मिली है, उसमें आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति रही है। परंतु आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्त्री इतने लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकती अगर परिवार का सहयोग प्राप्त ना हो।
मैं अपने पति श्री रतन प्रकाश का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास किया। और अंत में मैं अपने सास ससुर जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे केवल कहा ही नहीं बल्कि हृदय से अपनी बेटी स्वीकार किया और पग पग पर मेरा साथ दिया, पग पग पर मेरा मार्गदर्शन किया और कभी मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। धन्यवाद। समारोह समाप्त होने पर रेणुका और रतन प्रकाश को साथ जाते देखकर उनके पड़ोसी कवि ने लिखा, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हम ख्याल ना हो तो भी साथ निभाने का नाम है जिंदगी। आंसू बहाने से मौत रहम खाती नहीं, आ जाए तो दो दो हाथ आजमाने का नाम है जिंदगी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी पहचान। आशा है ये सकारात्मक कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें। और आपसे अनुरोध है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।